हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हो मेरे नर्सिंग के नौजवानों? स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस मंच पर। आ जाओ फटाफट मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस प्यारे मॉडल टेस्ट पेपर को। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है मेरे भाई। कहते हैं जो खतरा से लड़या करे वो मेरे भाई खिलाड़ी होया करे। अच्छे से सुनना मेरे भाई, दिल को सुकून मिलेगा। जो खतरा से लड़या करे वो खिलाड़ी होया करे, और जो गर्दन कटे बाद भी दुश्मन ने मारा करे वो हमारा फौजी होया करे मेरे भाई। चलिए आ जाओ फटाफट। स्वागत है आप सभी का। सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का मेरे भाई, एक आप आना किताबों का इंतजार कर रहे थे, ये इंतजार हम आज रात्रि 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ना आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आपका इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बुक कैसे मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, है ना, वो सारी हम बातें आज रात 8 बजे आप सभी को बताएंगे। यूट्यूब पे जरूर जुड़ना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे, बताइए मेरे भाई कहां आयोजित किए जाएंगे? सारे बच्चे बताओ। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक है, ये कहां आयोजित किए जाएंगे बताओ मेरे भाई। और सेशन को लाइक शेयर करो, जिन्होंने नहीं किया है दबा के। आप सभी से अगर मैं प्रश्न पूछूं मेरे भाई कि प्रथम बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन है, ये कब और कहां हुआ? प्रथम बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन मेरे भाई कब और कहां हुआ? आप कहोगे सर 1924 में हुआ। कहां हुआ जी? फ्रांस में। पहले शीतकालीन ओलंपिक, ध्यान रखना है। और 2026 के जो शीतकालीन आपके जो ओलंपिक्स होंगे मेरे भाई, ये कहां होंगे सर? इटली में होंगे मेरे भाई। कहां सर? इटली में। याद रखना है 2026 के। इससे अगर आगे की हम बात करें, सर 2022 वाले कहां हुए? 2022 वाले देख लो आप सभी। 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक्स खेल है ना, ये चीन के अंदर हुए थे। उसके बाद 2026 के इटली में होंगे। और 2030 के मेरे भाई जो शीतकालीन ओलंपिक्स है, वो आपके कहां होंगे? फ्रांस में होंगे। और 2034 के जो शीतकालीन ओलंपिक्स है, वो आपके अमेरिका में होंगे। ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलो मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है? इसका मतलब 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है मेरे भाई जो सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। बताओ मेरे भाई, देखते हैं क्या बताते हो आप। सही ढंग से सुमेलित, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तबला बजाते हैं क्या? नहीं बजाते सर। जाकिर हुसैन सितार बजाते हैं क्या? नहीं बजाते सर। हरि प्रसाद चौरसिया मेरे भाई सरोद वादक है क्या? नहीं है सर। लेकिन सुल्तान खान ये सारंगी वादक है। आपसे यही तो पूछा है कि सही ढंग से मेरे भाई सुमेलित है। सुल्तान खान ये सारंगी वादक है मेरे लल्ला, याद रखना है। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यह सहनाई वादक है, याद रखना है। इनका काम तबला बजाने का नहीं है मेरे लाला, सहनाई वादक है, याद रखना। जाकिर हुसैन है ना, इनका काम है मेरे भाई तबला बजाने का, ये तबला वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया है ना, ये बांसुरी वादक है मेरे भाई, ये बांसुरी बजाते हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? इन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे ज्यादा इंद्र भगवान अपनी कृपा कौन से राज्य पे बनाए रखते हैं मेरे भाई? बताओ फटाफट। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना मेरे भाई ध्यान है ना, आपको ऑनलाइन पिटाई करते हैं हम। हाँ जी,
सर्वाधिक वर्षा है ना, ये माउसिन राय मेघालय में होती है। ऑप्शन यहां पर सी आपका परफेक्ट होगा। सभी वीर योद्धाओं को याद रखना है। नेक्स्ट है कोजागिरी पूर्णिमा एक त्योहार है जो मुख्य रूप से आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। कौन से राज्य में मनाते हैं? बस सीधा सीधा प्रश्न है कि कोजागिरी त्योहार है ये हम कौन से राज्य में मनाते हैं? बताओ मेरे भाई। केरल में मनाते हैं, बिहार में, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? बताओ। अगर आपने हमारे साथ ऐप में पढ़ा है तो राज्य दर्शन में महाराष्ट्र में ये पढ़ाया है हमने आपको। आप कहोगे सर ये महाराष्ट्र में मनाते हैं। इसके अलावा गुड़ी पड़वा गणेश चतुर्थी का आयोजन भी महाराष्ट्र में होता है, ध्यान रखना है। केरल में देखिए आपका विशु त्योहार है मेरे भाई। उसके अलावा केरल में आपका लाडले ओणम है, यह फसल कटाई के दौरान यहाँ के किसान लोग मनाते हैं। बिहार का तो प्रसिद्ध है आपका मेरे भाई छठ पूजा, याद रखना है। और आंध्र प्रदेश में देखिए अभी हमने पढ़ा था जैसे फ्लेमिंगो, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में उगादी त्योहार मनाते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी आपको बताना है। बड़ा खतरनाक प्रश्न है ये। सिंधु नदी की सहायक नदी, ये सिंधु पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है मेरे भाई। बताओ इसकी सहायक नदी है कौन सी है? सारे बच्चे बताएंगे। देखो लोहित नदी है ना, ये तो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी है सर? ये मेरे भाई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा दिबांग, ये भी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मेरे भाई। अब दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से बता दो कौन सा सही होगा। बेतवा है ना, ये यमुना की सहायक नदी है मेरे भाई। किसकी सर? यमुना की। और ये शौक जो नदी है ना, ये सिंधु की सहायक नदी है। आप सभी जवानों को याद रखना है। क्लियर है? एक प्रश्न अफवाह तंत्र से पूछा जाता है आपके पेपर में, इसलिए ज्योग्राफी के अंदर अफवाह तंत्र को अच्छे से पढ़ना। वहां नदियों से रिलेटेड मेरे भाई सर जो पढ़ाते हैं ना, अच्छे से खोपड़ी में सेट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न आता है यहां से। हाँ जी, अनुच्छेद 21 आपको बताना है किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं मेरे भाई? 6 है, ध्यान रखना। बताओ आर्टिकल 21 का संबंध है वो किस से है? क्या हमें कौन सी मेरे भाई स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 देता है? आप कहोगे सर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है हमारे आर्टिकल 21 में, याद रखना है आप सभी को। 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? 2000 अभी जो मेरे भाई 25 में हमने मनाया ये तो आपको पता है, मैं 23 में 74वें गणतंत्र दिवस की बात कर रहा हूं। बताओ याद है या नहीं आप सभी को? 74वें गणतंत्र दिवस। अभी 76वें गणतंत्र दिवस का तो आपको पता है सर कौन है। 74वें का बताओ मेरे भाई, तब जानू मैं कि आपकी तैयारी गजब की है। बताओ फटाफट। सर मिस्र के आए थे राष्ट्रपति, है ना, याद रखना है। कहां के आए थे मेरे भाई? मिस्र के आए थे। आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम सर क्लियर है। मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है मेरे भाई? यहां के राष्ट्रपति याद है या नहीं आपको? बताओ कौन है मिस्र के राष्ट्रपति वर्तमान में? मिस्र के राष्ट्रपति है मेरे लाला अब्देल फतेह, नाम भी बड़ा खतरनाक है, फतेह अल सीसी, ये याद रखना है। क्लियर है? और अभी 2025 में आपने जो 76वां गणतंत्र दिवस मेरे भाई जो मनाया है, इस पर मुख्य अतिथि कौन है बताओ? आप कहोगे सर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो, ये है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, हमारे मुख्य अतिथि 76वें गणतंत्र दिवस के, याद रखना है।
नेक्स्ट है मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? बताएंगे सारे वीर योद्धा। और सेशन को लाइक शेयर करो यार। आप तो नर्सिंग वाले परमानेंट भर्ती की तैयारी कर रहे हो यार, लेकिन जोश पता नहीं कैसे आपके अंदर कम दिख रहा है हमें। दबा के सेशन को लाइक शेयर करो मेरे जवानों। हम सुबह सुबह आपके लिए पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ तैयार होते हैं और आप एकदम ढीले ढक्कन की तरह हो रखे हो। निकलो रजाई कंबल से बाहर ससुरे। आप कहोगे सर मुंबई और गोवा के बीच कोंकण तट है ना? ऑप्शन यहां बी राइट हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ जी? 1540 में। किसके मध्य हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ मेरे भाई। शेरशाह सूरी ने फतेह की थी ये जंग। आपको भी फतेह करना है इस बार। पेपर को करोगे ना मेरे भाई? बिल्कुल करेंगे। मैदाने जंग छोड़ के भागना पड़ा हुमायूं को मेरे भाई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो युद्ध के अंत तक टिकेगा वो 101% वर्दी लेकर दिखाएगा मेरे भाई। क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं ये किसी युद्ध से कम थोड़ी है मेरे भाई। इतनी बेरोजगारी के अंदर सीट निकालना, अपने बदन पर प्यारी वतन वाली वर्दी लगाना, ये किसी जंग से कम थोड़ी है मेरे भाई। बताओ राजस्थान के अंदर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मेरे भाई? बताओ फटाफट। पिछले बार एक जीडी में प्रश्न आया था कि दिसंबर 2023 में राजस्थान में किसकी सरकार बनी थी, है ना? बीजेपी की बनी थी मेरे भाई। ध्यान रखना है आप सभी को। कौन है यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री? आप कहोगे भजनलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से है, यह ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी है, कर्नाटक के सिद्धारमैया है, केरल के आपके इधर पिनराई विजयन जी है। चलो बताओ 10 में से आपका स्कोर कितना हुआ? फटाफट अपना स्कोर बताओ। और एक बहुत अच्छी सूचना आपको मैं दे देता हूं जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, आज रात 8 बजे धमाका होगा। जरूर जुड़ना आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि अब आप लोगों की भर्ती आ रही है ना, तो पूरा मसाला हमें तैयार रखना होगा, तभी इस जंग को फतेह करेंगे। आर्मी स्टडी की बुक्स आपको मिलेगी मेरे भाई। जो भी आपका ट्रेड है सभी के बारे में बताएंगे। आज रात 8 बजे जरूर जुड़ना है। चलिए स्कोर बताओ फटाफट। आगे अपने डीएस गुरु आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही शानदार बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के प्रश्न लेके। उसके बाद मैथ का टेस्ट होगा। पूरा टेस्ट लगाओ, अच्छे से मेहनत करो। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इस बार फौजी बनना है मेरे भाई। कहते हैं ना, रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और ये सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सलूट तेरे नाम दूंगा। ये जोश जुनून जज्बा मेरे भाई आपके अंदर होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे भाई। आइए सर, थैंक यू। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस शानदार डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आप लोगों ने जब से इस मॉडल पेपर की शुरुआत हुई है दोस्तों, तभी से आप लोगों ने अच्छे से तन मन के साथ इस पेपर को लगाने का भरपूर प्रयास कर भी रहे हैं और करना भी है। अपने एग्जाम तक दोस्तों प्रॉपर चलना है। और जो बंदा पूरे सवाल लगा के जाता है, ये दौर है दोस्तों संघर्ष का। अगर अभी आपने संघर्ष नहीं किया तो करोगे कब? इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो, क्वेश्चनों का सिलसिला कभी मत छोड़ना। चाहे
और काम छूट जाए, लेकिन अपना जो टारगेट है वो इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से तेज होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को सभी लाइक कीजिए, दबा के शेयर को लाइक ठोको एक बार, और पूरा पेपर लगाओ, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो। नो डाउट फायदा तो होगा ही। पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा कि ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ कौन सा है? हीमोग्लोबिन, अमीनो अम्ल, स्टार्च या उपरोक्त सभी? आने दीजिए, देखें। सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज की श्रेणी वाला इन तीनों में से कौन सा पदार्थ है? क्या सभी है या फिर इनमें से कोई एक ही है? आने दीजिए फटाफट से। इन तीनों श्रेणियों में, मतलब तीनों की श्रेणी से रिलेटेड कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों आप खुद देखिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इससे रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग क्या होता है जी? लाल होता है। अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं जी? प्रोटीन बनाते हैं। और ये स्टार्च आप सबको पता है पॉलीसेकेराइड है। सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आता है, ये आप सबको पता है। तो यहां पर ये क्या है फिर? ये भी तो सेकेराइड ही है, ये भी सेकेराइड है। इनमें से ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है, बाकी सुक्रोज और माल्टोज डाइसेकेराइड है। इसका मतलब इनकी कैटेगरी वाला केवल स्टार्च ही होगा। उपरोक्त सभी पर तुक्का नहीं लगाना है मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि जो डी दिया है, उपरोक्त सभी दिया है, वही सही हो, कदापि नहीं। चलिए, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित है? ब्लड में, त्वचा में, ऊन में, अंडे में? बताइए, अल्फा कैरोटीन प्रोटीन जो है वो किस में उपस्थित है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से। वेरी गुड। दोस्तों अल्फा कैरोटीन है ना, ये ध्यान रखना कहां कहां पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अल्फा कैरोटीन दोस्तों सब्जियों में भी पाया जाता है, फलों में भी पाया जाता है। और कहां कहां पाया जाता है अल्फा कैरोटीन? जितने भी स्तनधारी है, मैमलिया वर्ग है जिसमें हम लोग आते हैं, स्तनधारियों की दोस्तों ये स्किन में पाई जाती है, नाखून में पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है, स्तनधारियों की ये ऊन में नहीं, ऊन नहीं होगा। स्तनधारी में त्वचा और नाखून के अंदर मिलेगा। तो स्किन में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा प्रोटीन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप जानते हो अंडे में और ब्लड में एक ही प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है। वो कौन सा है जी? एल्बुमिन है। तो एल्बुमिन हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाद विहीन उभयचर कौन सा है? इक्थियोफिस, हाइला, एम्बिस्टोमा, नेक्ट्यूरस? पाद विहीन उभयचर का मतलब है बिना पैर वाला, बिना पैर वाला उभयचर, बिना पैर वाला उभयचर जो जल और थल दोनों जगह रह सकता है। जैसे मेंढक उभयचर है ना, एम्फीबिया। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो बिना पैर वाला उभयचर है। तो दोस्तों बिना पैर वाला उभयचर है ना, वो है यहां पर इक्थियोफस। याद रखना ये चीज, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। नेक्ट्यूरस ये उड़ने वाला मेंढक है, उड़ने वाला मेंढक है, इसको उड़ने वाला मेंढक भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशागति की इकाई किसे कहते हैं? गुणसूत्र को, जीनोटाइप को, जीन को, फिनोटाइप को? बताओ। देखिए, वंशागति की इकाई
वंशागति का मतलब है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो ले जा रहे हैं, उसकी यूनिट किसको कहा जाता है, इकाई किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है जी। आने दीजिए फटाफट से, किसको कहा जाता है। वेरी गुड, वंशानुगति। देखो यहां जो बंदे क्रोमोसोम पर क्लिक कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होता है ना, वो दोस्तों प्रजनन की इकाई है, प्रजनन की इकाई है। इधर जीनोटाइप होते हैं जीव के आंतरिक जीनीय संरचना, जीव की आंतरिक जीनीय संरचना। जीव की आंतरिक जीनीय संरचना मतलब जीव अंदर से कैसा दिखता है। फिनोटाइप क्या होता है, जीव की बाहरी आकारिक की संरचना, जीव की बाहरी आकारिकीय लक्षण जो होते हैं। जीव बाहर से कैसा दिखता है वो है दोस्तों फिनोटाइप। और जीन को दोस्तों वंशानुगति की क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है। तो जीन यहां पर करेक्ट आंसर होगा। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या है, पराग, शहद, मधुमक्खी मोम या सभी। मधुमक्खी से बनने वाला रियल प्रोडक्ट क्या है, मधुमक्खी इनमें से कौन सा उत्पाद है जो वास्तव में बनाती है। आपको पता है कि ये किस टॉपिक से सवाल आ रहा है, ये आ रहा है पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व जो है ना, इंपोर्टेंस, पादप का और एनिमल्स का इंपोर्टेंस वहां से पूछ रहा है कि मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या है। आप सभी को पता है मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी क्यों पाली जाती है, तो सबको पता है मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी से मोम भी प्राप्त होता है, पराग भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां पर रियल में उत्पाद सारे ही हैं इसके, ये सारे ही मधुमक्खी से बनने वाले उत्पाद हैं। क्योंकि जब मधुमक्खी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में शहद आता है। मोम भी है, पराग भी है, शहद भी है, इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट हैं। चलिए, इनमें से कौन सा रक्तदाब प्रमुख नियंत्रक है। रक्तदाब का मतलब होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर। बीपी को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि बताना है, पीयूष, थाइमस, एड्रिनल, थायराइड। बताइए कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है। बिल्कुल भाई, एक बंदा कमेंट कर रहा है कि सर बुक्स कब आएगी। आपकी बुक आ रही है दोस्तों, आज शाम को 8 बजे जुड़ना है यूट्यूब पर। आज आपको फुल डिटेल बताएंगे और कल आप अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हो। हमारी नई वाली जो नर्सिंग और टेक्निकल दोनों के लिए स्पेशल बुक तैयार हो चुकी है और कल बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हो। उसकी प्राइस क्या रहेगी, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, इन सब बातों का आपको सवाल आज शाम को 8 बजे मिलने वाला है। तो आज शाम को 8 बजे यूट्यूब पर जुड़ना है, शाम को 8 बजे। उसका प्राइस ऑफर भी है और वो भी 24 घंटे के लिए, सीमित बुक्स हैं इसलिए आपको पहले ही झटके में लेना है। तो कैसे मिलेगी, कहां से परचेज करेंगे, कितने प्राइस की होगी, आज शाम को यूट्यूब पर आपको जुड़ना है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 8 बजे, याद रखना है ना। ऑफर कितनी देर रहेगा वो सब बताएंगे आपको। तो दोस्तों यहां ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल, ठीक है ना। और हृदय गति को कंट्रोल करती है वो थायराइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। थाइमस दोस्तों प्रतिरक्षी होती है, ये प्रतिरक्षी है और ये मास्टर ग्रंथि है, आप जानते ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है, सरीसृप,
उभयचर, स्तनपाई, मत्स्य। व्हेल किस वर्ग में आने वाला प्राणी है? व्हेल किस कैटेगरी में आता है बताओ, देखिए आने दीजिए। वेरी गुड। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है ये आपको बताना है। तो व्हेल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये स्तनपाई होता है ना, मेमेलिया वर्ग में आता है। उभयचर में मेंढक वगैरह ये आते हैं। सरीसृप रेप्टिलिया में सांप है, छिपकली है, ये वाले आते हैं। मत्स्य में वास्तविक मछलियां आती है, फिशिज वर्ग बोलते हैं इसको। और मनुष्य भी इसी में आता है, स्तनपाई में। और व्हेल दोस्तों ये भी स्तनपाई में ही आती है। इनमें से किस में निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? रेशम कीट, मधुमक्खी, हाइड्रा, केंचुआ। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें निषेचन के द्वारा भी जनन होगा और बिना निषेचन के भी जनन होगा? बताओ देखें। मतलब जो बिना निषेचन की भी जीव बना सकता है और निषेचन करके भी जीव बना सकता है, ऐसा कौन सा जीव है? ये आपको चूज करना है इसमें से। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब। वेरी गुड। आने दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब। देखते हैं कौन देगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। गुड गुड, वेरी गुड। यहां पर दोस्तों मधुमक्खी आंसर सही होगा। अब देखो, केंचुआ आप सब जानते हो ये वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है। इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये आप जानते हो। एनेलिडा में आता है। हाइड्रा अमरजीवी है, जो कभी नहीं मरता है, वो अमरजीवी हाइड्रा है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम का धागा है ना, रेशम। ये रेशम का रूमाल गले में डाल के, वो रेशम दोस्तों ध्यान रखना है, इस रेशम कीट से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन की कोशिकाओं की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है? आंख में, मस्तिष्क में, त्वचा में, जीभ में। न्यूरॉन्स का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल जो होती है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा कौन से अंग में पाई जाती है, यह आपको बताना है जी। बताइए देखें किस अंग में पाई जाती है? न्यूरॉन्स की सबसे ज्यादा नई जीभ में नहीं है, त्वचा में भी नहीं है, सबसे ज्यादा आंख में भी नहीं है, मस्तिष्क में ही होगी। या तो मस्तिष्क होगा या मेरुरज्जु होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टार्सल्स अस्थियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? हाथ में, पैर में, कपाल में, चेहरे में। बताइए टार्सल्स हड्डियां किस भाग में पाई जाती है, यह आपको उत्तर देना है। टार्सल्स अस्थियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो देखो याद करो, हाथ में है क्या? हाथ में तो कार्पल्स मिलेगी कलाई के अंदर, कार्पल्स। कपाल में होती है उसको क्रेनियल। चेहरे में देखो खूब सारी है, मैक्सिला हड्डी चेहरे में मिल जाएगी आपको। पैर की अगर बात करें तो पैर में दोस्तों टखने के अंदर, टखने के अंदर टार्सल्स मिल जाएगी आपको। इन हड्डियों की संख्या 7 होती है और ये कलाई में पाई जाती है, इनकी संख्या 8 होती है। तो यहां ध्यान रखना, टार्सल्स पैर में टखने वाले भाग के अंदर पाई जाती है। तो हड्डियां 206 पूरी चट कर जाओ भाई, कहां कहां पाई जाती है।
मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, सिलेंट्रेटा। पिछली बार भी आपके वर्गीकरण से लगभग ये मान लो कि 2 से 3 सवाल, 3 सवाल तक एक वर्गीकरण वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। अब उसमें प्लांट और एनिमल दोनों का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और उसी पैटर्न को देखते हुए अब की बार नई वाली बुक में भी मैंने वर्गीकरण पर अच्छा खासा आपको अच्छे से मैटर उसमें प्रोवाइड करवाया है। आने दीजिए फटाफट। मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? आने दीजिए। मोती का उत्पादन करने वाले जंतु, तो मोती में कौन आता है? लिंगा, मोती, शिप्पी, ये एक ही कैटेगरी के हैं। ये दोस्तों मोलस्का संघ में आते हैं, ध्यान रखना। जितने भी कीट है ना वो सारे के सारे ऑर्थोपोडा में आते हैं, यहां तक कि मकड़ी और बिच्छू भी ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। देखो मकड़ी और बिच्छू है ना, ये कीट नहीं है, मकड़ी और बिच्छू कीट नहीं है, लेकिन इस वर्ग, इस संघ में आती है। आगे चले एनेलिडा। एनेलिडा में आपको बता रखा है केंचुआ आता है, और भी बहुत सारे जीव आते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा नाम आई गया बड़ा, ठीक है। मोलस्का का होगा मोती उत्पादन। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पेलेग्रा, मेरास्मस, बेरी बेरी, स्कर्वी। ये तो आप कर ही दोगे ना, ये तो सबको याद हो गया अब तो। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये आपको बताना है जी। तो देखो स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी या B1 कह सकते हो। पेलेग्रा दोस्तों विटामिन B3 कह सकते हो। मेरास्मस यहां पर ध्यान रखना है वो प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना, मेरास्मस अकेला प्रोटीन की कमी से नहीं होता है। मेरास्मस जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के सम्मिलित रूप से हो सकता है, दोनों की कमी से हो सकता है। ओनली प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है वो है क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर ये 5 साल से छोटे बच्चों में ही होता है। सुजाक रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। बताइए सुजाक रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? आने दो, देखें सुजाक रोग का संक्रमण किसके कारण होता है, यह आपको उत्तर देना है। अब सुजाक हिंदी शब्द है, सुजाक हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोनेरिया। क्या बोलते हैं जी? गोनेरिया। तो देखो दो ऐसी बीमारियां, गोनेरिया सुजाक तो पुरुषों में होता है, नर जननांग पर फोड़े फफोले हो जाते हैं, और एक आता है सिफिलिस जो मादा जननांग पर, मादा जननांग उसमें प्रभावित होता है। दोनों ही बीमारियां बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है, और ये नाइसीरिया गोनोराई, उस जीवाणु का नाम है नाइसीरिया गोनोराई। गोनोराई, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से यह बीमारी होती है। आ जाओ आगे। ग्लाइकोलाइसिस किससे होता है? केंद्रक में, मतलब किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, कोशिका द्रव्य में। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है पहले समझो। जब कोशिकीय शोषण होता है अपने अंदर, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, तो वो 2 स्टेप में पूरा होता है, 2 साइकिल में पूरा होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस और एक क्रेब्स चक्र। अब ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों वो चक्र है, वैसे तो ये अनोक्सी स्टेप है, लेकिन जो ऑक्सी और अनोक्सी शोषण करते हैं उन दोनों जीवों का ये कॉमन फैक्टर है, और ये कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो गाढ़ा तरल होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों ध्यान रखना है क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। कौन सा चक्र होता है जी?
क्रेब्स चक्कर संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 8%, 10%, 20%, 12%। हमारे ब्लड में प्रोटीन कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है? ये आपको लगभग आंकड़ा बताना है। लगभग बताना, फिक्स तो होता ही नहीं है। चलिए बताइए फटाफट से, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां दोस्तों लगभग 7 से 8% प्रोटीन मिल जाएगा। हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यह आपको पूरी क्लास होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हमारे ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यह पूरी क्लास होने के बाद कमेंट में आपको उत्तर देना है। चलिए अब आते हैं केमिस्ट्री में। किस धातु ऑक्साइड का उपयोग व्हाइट पेंट बनाने में होता है? जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। बताओ कौन सा धातु ऑक्साइड है जिसका उपयोग सफेद पेंट बनाने में होता है? व्हाइट पेंट बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है, बताइए व्हाइट पेंट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? ये आपको उत्तर देना है जी। वेरी गुड। अरे लगा दो झड़ी कमेंट के अंदर इतनी तेज कि हर किसी की जवाब होगा कि सर वो जिंक ऑक्साइड होगा। इसको व्हाइट जिंक के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू हुआ था? कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर। याद कीजिए दोस्तों, जब अपन आवर्त सारणी का जब पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं, आवर्त सारणी को जब पूरा खोल के पढ़ते हैं, तो मैंने आपको यह बताया कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है दोस्तों, न्यूलैंड ने अपने तत्वों की तुलना संगीत के सुरों से करी थी। संगीत के जो सुर होते हैं उनसे तत्वों की तुलना करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो दोस्तों ध्यान रखना, न्यूलैंड ही थे। इन्होंने तत्वों की तुलना संगीत के सुरों से की थी। लेकिन इनका जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम तक ही चला था। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो आता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, वो दोस्तों 20 होता है। तो याद रखना, परमाणु क्रमांक कैल्शियम का कितना होता है? 20। कैल्शियम हड्डियों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। आज आगे चलते हैं। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताना है। NaNO3, KNO3, NaNO2, KNO2। बताइए चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है जी। क्या होगा बताओ? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, यह आपको बताना है। बताइए। चिली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट इसका एकदम करेक्ट होगा। ये KNO3 है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और ये होता है इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन साल्ट पीटर। आगे चलिए। ऑयल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑयल ऑफ विट्रोइल, इसका हिंदी में अर्थ होता है कशिश का तेल। कशिश का तेल कहा जाता है। तो बताओ ऑयल ऑफ विट्रोइल, कशिश किसको बोलते हैं? थोथा। थोथे का तेल कह दो या कशिश का तेल कह दो, ऑयल ऑफ विट्रोइल किसको बोलेंगे जी? आने दीजिए। ऑयल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक नाम बताना है आपको, क्या होगा? आने दीजिए।
ऑयल ऑफ विट्रोइल, यहां पर दोस्तों वो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 बोला जाता है इसका फॉर्मूला। रसायनों का राजा भी इसको कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल भी इसको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। ये HCl हमारे आमाशय के अंदर बनता है, हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, पनीर निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडी विलियन है? पनीर कैसा कोलाइडी विलियन है भाई? अब आपको पता है कोलाइडी विलियन क्या होता है? कोलाइडी विलियन वो विलियन होता है जिसमें कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो कोलाइडी विलियन होता है। आपको बताना है वो ठोस में ठोस है, ठोस में द्रव है, द्रव में गैस है, या गैस में गैस है। देखो, गैस में गैस का तो कोई कोलाइडी विलियन बनता ही नहीं है, वो तो वायु है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर द्रव में गैस है, अगर द्रव में क्या है, गैस है, तो वो दोस्तों एरोसोल बन सकता है, एरोसोल बन सकता है। और ठोस में द्रव, बिल्कुल ये ठोस में द्रव ये सोल बन जाएगा, और पनीर इसी के अंदर आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार कौन सा है? आपको ये बताना, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कल कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस मजबूत क्षार कौन सा है? NaOH, SiOH4, COH का 2, AlOH का अल्ट्राइज 3। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? बताइए क्या होगा? वेरी गुड, यहां पर NaOH होगा, क्योंकि इसका पीएच मान दोस्तों होता है, वो कितना होता है? 14 होता है जी, पीएच मान 14 होता है। चलिए, कांच जो होता है, कांच वो दोस्तों किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। क्वार्ट्ज अभ्रक का, बालू सिल्ट का, बालू सिलिकेट का, इनमें से कोई नहीं। कांच क्या होता है? सबसे पहले जो कांच होता है वो क्या होता है जी? कांच दोस्तों ध्यान रखना है, कांच जो है ये ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, इसका अगर पूछे कांच क्या है, तो कांच एक अति शिथित द्रव है, अति शिथित द्रव है, यह आपको ध्यान रखना है। कांच का मुख्य घटक सिलिका है, तो सिलिका का मतलब है रेत या मृत्तिका, तो बालू और सिलिकेट ये दोनों इसके घटक हो जाएंगे जिनसे ये मिलकर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ca+H2 से CH2 बना, ये किस प्रकार की रिएक्शन है? दोस्तों, रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो मैं आपको तीन बातें लिखाता हूं। तीन बातें क्या लिखाता हूं? कि एक तो आपको ये कहे कि उसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, तो वो ऑक्सीडेशन, और बाकी सब निकलना, वो भी ऑक्सीडेशन। अब यहां क्या जुड़ रहा है? कैल्शियम अकेला था, कैल्शियम के साथ H जुड़ रहा है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है जी? हाइड्रोजन का जुड़ना सर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो यहां दोस्तों केवल अपचयन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कागज किससे बनाया जाता है? जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, जिस बुक्स में आप पढ़ रहे हो, उसका कागज किससे बनता है? पौधों की प्रोटीन से, फलों के रस से, पौधों के सेलुलोज से, या पौधों के पुष्पों से बनता है? बताइए किससे बनता है ये?
पौधों के सेलुलोज से दोस्तों ध्यान रखना है, पौधों के सेलुलोज से, सेलुलोज दोस्तों छाल में पाई जाती है। पौधों को ऊर्जा कम क्यों चाहिए? क्योंकि पौधे दोस्तों ध्यान रखना है, पौधों में लगभग डेड सेल ज्यादा होती है, हमारे अंदर लिविंग सेल ज्यादा है। जहां मृत कोशिका होगी वहां ऊर्जा कम चाहिए, और जहां लिविंग सेल होगी, जीवित कोशिका होगी, वहां ऊर्जा ज्यादा चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्प्रेरक विष कौन सा है? मतलब आपको यह बताना है कि इसमें कैटलिस्ट पॉइजन कौन सा है। कैटलिस्ट पॉइजन आपको यह बताना है। कैटलिस्ट पॉइजन प्लेटिनम, निकल, गिल्सरोल, उपरोक्त सभी। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा उत्प्रेरक विष है। विष का मतलब क्या होता है जी? जहर होता है, और जहर हमेशा काटेगा, बढ़ाएगा नहीं कुछ भी। तो काटने का काम यहां गिल्सरोल कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का दोस्तों अल्कोहल है। ये एक प्रकार का क्या है जी? अल्कोहल है। गिल्सरोल ध्यान रखना। ओके, चलिए। पारे का अयस्क कौन सा है ये बताना है। गैलेना, सिनेबार, बॉक्साइट, कैल्वेराइट। मैं आपको चारों का बताऊंगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो पारा होता है ना, मरकरी, कमरे के ताप पर द्रव धातु होती है पारा। तो बताइए ये किसका अयस्क है? आने दीजिए। पारे का अयस्क क्या कैल्वेराइट है? नहीं जी, कैल्वेराइट सोने का है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का है। सिनेबार किसका है जी? सिनेबार पारे का है। गेलेना किसका है? लेड या शीशे का है जी। तो पारे का अयस्क कौन सा हुआ जी? सिनेबार हो गया। आ जाओ आगे। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? किण्वन का मतलब फर्मिटेंशन, मतलब सड़ाया जाता है इसमें। जैसे आपने नाम सुना होगा लैक्टोबैसिलस का, जीवाणु का, सुना होगा नाम सबने। तो बताइए किण्वन जो होता है, किण्वन वो दोस्तों शक्कर के किण्वन से क्या बनेगा? तो दोस्तों शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है, शराब बनती है। और शराब निर्माण में उपयोग आने वाला कौन सा एंजाइम है ये आपको कमेंट करके बताना है। शराब निर्माण में उपयोगी एंजाइम कौन सा है? पूरी क्लास होने के बाद कमेंट करके बताना है। मैंने 2 सवाल आपसे पूछे हैं आज। चलिए, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गुब्बारे होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस भरते हैं बताइए। गुब्बारों में कौन सी गैस भरा जाता है? गुब्बारों में दोस्तों हीलियम भरेंगे, और ये पॉप साउंड के साथ चलती है। आपसे पूछे कौन सी गैस जो पॉप साउंड, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, फट 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 की आवाज करती है, वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन दोस्तों, इसको भी हम विकल्प के रूप में वायुयान के टायरों में भरते हैं। जोड़ा कौन सा सुमेलित नहीं है? सही से जोड़ा मैच नहीं खा रहा, वो देखो। यूरेनियम का परमाणु बम बिल्कुल सही कह रहा है, परमाणु बम में यूरेनियम काम आता है। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कहां से हो गया भाई? इलेक्ट्रिक बल्ब में तो टंगस्टन आ गया ना, तो यहां का मतलब ये हुआ कि ये जोड़ा सही नहीं है। जिंक का गैल्वेनीकरण, लोहे पर परत चढ़ाते हैं जंग से बचाने के लिए। मैग्नीशियम का आतिशबाजी में, बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? एथिलीन, हेक्सेन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन। बताइए। और ये सवाल है ना, सदाबहार क्वेश्चन है ये वाला, प्राकृतिक रबड़ वाला। प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका पॉलीमर है जी? तो प्राकृतिक रबड़ दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। अब आ जाओ जी, फिजिक्स के 5 सवाल हैं, वो भी चेक करते हैं।
यदि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत, पॉइंट टू बी नोटेड, लंबवत को नोट कीजिए। लंबवत आते ही दिमाग में आना चाहिए थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा 90 डिग्री होता है। अब आपको बताना है अगर दो दर्पण लंबवत हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आ जाओ जी, एन बराबर 360 बट्टे थीटा से आप निकालो। एन बराबर 360 बट्टे थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी, 90। अब आपको करना क्या, काटना है। 0 से 0 काटा, 9 चौके 36, 4 बार आया। क्या सर 4 कर दें, 4 कर दें प्रतिबिंब? नहीं जी, मैंने आपको यह कहा है कि जब सम संख्या आता है, सम संख्या मतलब 2 का भाग जाता है, तो उसमें एक घटा के आपको उत्तर बताना है। तो इसका 3 उत्तर आपको करना है, 4 नहीं करना है। वस्तु को गर्म करने पर लंबाई में परिवर्तन को क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतनिक प्रसार या ऑल ऑफ दिस? देखो, रेखीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार, ये जितने भी है ना, ऊष्मीय प्रसार के ही टाइप है। अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो फैलती है, गर्म करने पर वस्तु का फैलना, ये दोस्तों ऊष्मीय प्रसार है। अगर उसकी लंबाई में चेंज हो रहा है तो रेखीय प्रसार, अगर उसके क्षेत्रफल में चेंज हो रहा है तो क्षेत्रीय प्रसार, अगर उसके आयतन में प्रसार हो रहा है तो उसको आयतनिक प्रसार कहेंगे। और सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है वो आयतन में होता है। चाप खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज, गतिज, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चाप खींचा होता है ना, ऐसे चाप खींचा हुआ, इस चाप खींचे हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, यह आपको बताना है। बताओ जी कि चाप खींचे हुए धनुष में, अभी खींचा है, छोड़ा नहीं है, तो स्थितिज है, डायरेक्ट होगा। अगर कोई वस्तु गतिशील होगी, भाग रही होगी, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किधर चलती हैं? भाई, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, आप सबको पता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वो दोस्तों चुंबक के बाहर तो चलती है नॉर्थ टू साउथ, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, और चुंबक के अंदर चलती है साउथ टू नॉर्थ। ये कह रहा है चुंबक के बाहर किधर चलेगी, तो नॉर्थ से साउथ की ओर ही चलेगी। आ जाओ जी अपना अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है? श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट। देखो, श्रेणी क्रम में आप सबको पता है, श्रेणी क्रम में दोस्तों धारा जो होती है वो समान होती है, और जो विभवांतर वोल्टेज होता है वो दोस्तों अलग अलग होता है, वो असमान होता है। तो यहां पर दोस्तों एक आर इक्विवेलेंट आएगा तो उन सबको आपस में जोड़ना है। अगर समांतर में होता तो बट्टे में जोड़ते हम। अब बताओ अपना स्कोर, 35 में से आपका क्या स्कोर हुआ है? और मैंने जो 2 सवाल बताए हैं उनका आखिर में आपको पूरी क्लास होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आज शाम को 8 बजे आप सबको यूट्यूब पर जुड़ना है, क्योंकि जो बुक्स हैं आप लोगों की स्पेशल टेक्निकल नर्सिंग की, वो आज शाम को लॉन्चिंग हो रही है, और बिल्कुल आप कल से उसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। उसका ऑफर कितने टाइम तक रहेगा, कितने प्राइस की होगी, ये सारी जानकारी आज शाम 8 बजे यूट्यूब पर बताएंगे। आइए सर, जय हिंद। से शानदार तरीके से अपनी तैयारी को धार दे लेंगे। यस, आ जाइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आशा है आप बड़े मस्त हैं, शानदार है सर।
देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 18,440 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न को ध्यान से शांत मन से समझना कि मूलधन आपके पास कितना है सर। मूलधन आपके पास प्रश्न में लिखा है 18,440। दर आपके पास कितनी है सर 15%। और लाडले समय आपके पास कितना है 4 साल है। अब मेरे से प्रश्न में कहा साधारण ब्याज बताइए, तो भाई साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन गुणा दर गुणा दर गुणा समय बटा क्या करेंगे सर 100 करेंगे। बोलो यस सर। तो यहां से मेरे प्यारे भाई मूलधन आपके पास 18,440 गुणा दर आपके पास 15, समय आपके पास 4 बटा क्या करेंगे सर 100 करेंगे। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे 18,440 गुणा 60 बटा 100, 15 चौक 60 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1844 इंटू कितना करेंगे सर 4। बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या रहेगा आंसर। यस 11,064 इज द राइट आंसर। 11,064 जिसका आंसर आ रहा है सही है। बाकी बेटा सोचने का विषय है ना। आ जाइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी संख्या में 34 की वृद्धि करने पर वह संख्या खुद की 3/2 हो जाती है। यानी मेरे प्यारे भाई आप इस प्रश्न को ऐसे समझिए कि सर कोई संख्या 100 थी, 3/34 की वृद्धि करने पर वो 150 हो गई। क्योंकि 100 से 100 का 3/2 कितना होता है सर 50, दिया कितना होता है 150। बोलो यस सर। तो कोई संख्या 100 की थी, 34 बढ़ाया 150 हो गई। मैं कहता हूं 100% की थी, 34 बढ़ाया तो वो 150% हो गई। यस सर। अब मेरे प्यारे भाई आप कहेंगे 34 बराबर कितना होगा सर 150% माइनस 100%। यानी 50% किसके बराबर है सर 34 के बराबर है। तो सर 100% किसके बराबर होगा सर इसका डबल कितना होगा 68। अब आपको लगता है नहीं सर मुझे तो प्रॉपर मेथड बताइए सर एक्स वाला। तो लीजिए कोई संख्या एक्स है उसमें हमने 34 बढ़ाया तो वह संख्या खुद की 3/2 हो गई, मतलब 3/2 एक्स हो गई। यानी यहां से मेरे प्यारे भाई x प्लस 34 बराबर 3/2 एक्स हुई। 34 बराबर 3/2 एक्स में से आपने x घटाया तो 1/2 एक्स हुई और बराबर क्या हुई 34। 34 दूना कितना होता है 68। तो भाई वह संख्या कितनी है आपके पास 68 है। एक प्रश्न को आप कितने तरीके से कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सर कोई संख्या मान लो 1 थी और उसमें आपने 34 बढ़ाया वह 3/2 हो गई, मतलब डेड हो गई। आपने 1 को इधर भेजा तो 34 बराबर है डेड माइनस 1 के 0.5 के बराबर 34 है। यानी आधा बराबर है 34 के, तो 1 किसके बराबर होगा 68 के। लीजिए भाई ऐसे भी आप कर सकते हैं, चाहे कैसे भी करें प्रश्न का आंसर राइट आंसर क्या रहेगा 68। विशाल यादव कह रहे हैं सर मैंने आपको कल देखा। कहां पे देखा विशाल जी हैं, हम यहीं रहते हैं, कल क्लास में देखा होगा और तो कहां देखा होगा। मेरे प्यारे भाई आप गुणा कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 18,440 पर 15% की दर से 4 साल का ब्याज चाहिए। 15 चौक 60 होता है, 0 0 कट गया। 1844 इंटू मेरे लाडले 6 करना है, कर लीजिए। देखिए 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 है ना। 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 हासिल का 2, 6 8 48 और 2 50 का 0 5 हासिल का 6 कम 6 और ये लीजिए 1164 रहेगा। अब ये तुम्हारे गलत आंसर आ रहा है उसका मैं क्या करूं भाई, है ना। चलो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। x और 2x संपूरक कोण है। अगर दो कोण संपूरक हैं तो उन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अगर दो कोण संपूरक है ना मेरे प्यारे भाई तो उन दोनों कोणों का योग 180 होता है। यानी x प्लस 2x किसके बराबर है 180 के।
यानी 3x किसके बराबर है 180 के, यानी x बराबर कितना है सर 60 है। मेरे से प्रश्न में x का मान ही पूछा है सर, 60 डिग्री आंसर आ गया। विशाल यादव कह रहे हैं सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, फाउंडेशन बैच से हूं। वेरी गुड। A/B 4:5 है, B/C आपके पास 5:8 है। मेरे से प्रश्न में A/C पूछा है लाडले, यानी A/C पूछा है सर। A/C के लिए ध्यान रखिएगा A/B का गुणा आप B/C से कर लीजिए। तो A/B क्या है 4/5 है, और B/C क्या है सर 5/8 है। बोलो यस सर। अब भैया यहां से क्या होगा, 5 से 5 टाटा बाय बाय, 4 एकम 4, 4 दूनी क्या रहा 8, 1 रहा सर 2, 1/2। ठीक है, बोलो यस सर। 1/2 रहेगा, क्योंकि देखिए A/B 4/5, B/C 5/8, 5 से 5 कट गया 1/2। ऑप्शन में 1/2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे मेरे प्यारे भाई आप इसको लिखेंगे राइट आंसर, क्योंकि इसका जो है कहीं ना कहीं आंसर ये होना चाहिए और ये ऑप्शन में नहीं है। आप 1/2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। सी आंसर आएगा 2:1 या 1:2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 2 टी-शर्ट और 3 शर्ट की कीमत 2000 है, 3 टी-शर्ट और 2 शर्ट की कीमत 2500 है। बताओ एक टी-शर्ट और एक शर्ट की कीमत क्या होगी। देखिए 2 टी-शर्ट प्लस 3 शर्ट जो हैं इनकी कीमत 2000 है, और मेरे प्यारे भाई 3 टी-शर्ट और 2 शर्ट की कीमत कितनी है सर, वो 2500 है। प्रश्न में पूछा एक टी-शर्ट प्लस एक शर्ट, इसकी कीमत कितनी है। तो भैया यहां से 2 और 3 कितना रहा 5 टी-शर्ट, प्लस 3 और 2 कितना रहा 5 शर्ट, 5 टी-शर्ट 5 शर्ट बराबर कितना रहा 4500। बोलो यस सर। तो एक टी-शर्ट प्लस एक शर्ट, इसकी कीमत कितनी होगी, 5 टी-शर्ट प्लस 5 शर्ट बराबर 4500। एक टी-शर्ट प्लस एक टी-शर्ट प्लस एक शर्ट, इसकी कीमत 4500 बटा 5 कॉमन लिया ना, 9 5 का भाग यहां पे दीजिए, तो 5 9 45 कितना रहा 900, कितना रहा 900, कितना रहा 900, 900 आंसर आएगा। हाँ जी 900। बेटा 46वां चेक कर लिया है। ठीक है, और तुम्हारे कहने पे एक बार वापस से चेक कर लेता हूं, कोई मना नहीं है, इसमें कोई मुझे गड़बड़ नजर नहीं आ रही। 18440 गुणा 15 × 45 चौका 60। ठीक है, 2 जीरो कट गया। ओके, यहाँ पे 6 से गुणा करना है, लास्ट में 6 से गुणा कर लेते हैं। तो सर 6 से गुणा करा, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6, 2 हासिल का 6 8 48 और 2 50 जीरो 5 6 कम 6 और 5 मेरे लाडले 11,064। ठीक है जी, ये रहे हमारे क्वेश्चन। पूरा विश्वास है आप अच्छे से इनको बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से चेक करेंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर नीचे कहीं हो गया है चीज, तो उसे सही कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। कल मेरे प्यारे बच्चे टेक्निकल का मॉक टेस्ट पेपर होगा। कल मॉडल पेपर जो होगा टेक्निकल का होगा, जिसमें आपके लिए टेक्निकल मैथ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि आपके लिए कल लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।